नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल द स्टडी पीरियड में। आज हम क्लास 7th की एक एक्सरसाइज करने जा रहे हैं जो निर्भर करती है या जो डिपेंड करती है हमारे बेसिक लॉज ऑफ मैथमेटिक्स पे। बेसिक लॉज ऑफ मैथमेटिक्स क्या होते हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये जो हमारे कम्यूटेटिव लॉ होते हैं, एसोसिएटिव लॉज होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज होते हैं, ये एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के लॉज होते हैं। ठीक है, यही जो हमारे हैं इन्हीं पे बेस्ड एक्सरसाइज हम करने वाले हैं। चलिए मैं आपको इनकी हिंदी बता देता हूँ। जो कम्यूटेटिव लॉ होता है इसको कहते हैं हम क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम। ठीक है। जो एसोसिएटिव लॉ होता है हमारा, वो होता है हमारा सहचर्य नियम। और जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है इसको हम कहते हैं वितरण का नियम या वितरण नियम। ठीक है, चलिए देखते हैं। जो हमारा पहला नियम है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, क्रम विनिमय नियम, ये क्या है? ये बस इतना बताता है आपको कि आप नंबरों को किसी भी ऑर्डर में जोड़ सकते हैं। आप a प्लस बी है ना, तो उसको b प्लस ए करके जोड़ेंगे तब भी आपका जो रिजल्ट है वो हमेशा सेम ही आएगा। जैसे कि देखो, मैंने यहाँ पर एक पिक्टोग्राफ लिया हुआ है जिससे कि आप आसानी से समझ पाओ कि देखिए, जैसे छोटे पे हम लोग जोड़ते थे ना कि हमको दो संख्याएं जोड़नी होती थी, तो हम करते थे दो डंडे इधर हैं, एक दो तीन स्टिक इधर हैं। फिर जब इनको अगर जोड़ना है तो हम इनको एक साथ काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। तो बस यही देखो यहाँ पे दिखा रहा है कि आपके पास 6 बॉलें एक तरफ हैं। आपके पास क्या है, 6 बॉलें ब्लू कलर की हैं, 3 बॉलें ऑरेंज कलर की हैं। इनको आप जोड़ोगे तो आप काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 हो जाएंगी। तो बस ये बता रहा है कि आप चाहे पहले ब्लू को काउंट करो, चाहे पहले ऑरेंज को काउंट करो। इसमें क्या है, पहले ऑरेंज को काउंट किया गया, इसमें क्या है, पहले ब्लू को काउंट किया। तो बस ये जो हमारा लॉ है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, वो ये बस इतना कहता है कि आप नंबरों को किसी भी ऑर्डर में जोड़ सकते हैं, आप आगे पीछे या पीछे आगे करके। उसका जो रिजल्ट है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसीलिए इस नियम को ना ऑर्डर प्रॉपर्टी भी कहा जाता है। इस नियम का एक नाम और होता है, वो नाम क्या है, ऑर्डर प्रॉपर्टी। क्योंकि ये ऑर्डर पे बेस है ना, कि आप किसी भी ऑर्डर में आप इनको जोड़ सकते हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। इससे रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, इसको एग्जांपल में ये लिखा है ना, वही आप समझ लीजिए कि 10 + 2 कर दोगे तब भी 12 आएगा। ठीक है, आप 2 + 10 करोगे तब भी 12 आएगा। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारा कहता है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। दूसरा लॉ ऑफ एडिशन, दूसरा लॉ हमारा है क्या, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यानी कि अभी मैंने बताया था ना आपको, कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है हमारा, क्रम विनिमय नियम। तो ये गुणन का क्रम विनिमय नियम है। वो पहले वाला क्या था, जोड़ का था, ये गुणन। ठीक है, एक सेकेंड, ये हमारा क्या है, गुणन का क्रम विनिमय नियम। ठीक है, या गुणा का क्रम विनिमय नियम, जैसे भी आप समझ पाओ, कोई बात नहीं, बस आप मतलब समझिए। इसमें भी सेम वही चीज़ है। क्या कह रहा है हमारा कि a गुणा बी बराबर है b गुणा a के। मतलब आप, वही है, ये भी एक ऑर्डर, मतलब ऑर्डर प्रॉपर्टी एक तरह से, कि आप इनको चाहे किसी भी संख्या को आगे से पीछे गुणा करिए। जैसे ये एग्जांपल दिया ना कि 2 × 4 बराबर होगा 4 × 2 का। आप पिक्चर में देखिए कि हम 2 × 4 मतलब दो दो के हमने 4 बार ले लिया, दो दो चीज़ों को हमने 4 बार गुणा कर लिया। या फिर हमने क्या करा, चार चार चीज़ों को 2 बार गुणा कर लिया, है ना। इसमें क्या किया, चार चार चीज़ों को 2 बार गुणा किया। तो आप देखो रिजल्ट दोनों में, दोनों केस में सेम ही आना है। ठीक है, तो हमारा जो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन है वो भी हमारा यही कहता है। वो क्या कहता है हमारा, कि a + b = b + a। ठीक है, मतलब आप किसी भी ऑर्डर में आप उनको जोड़ोगे तो रिजल्ट हमेशा सेम रहेगा। इसी प्रकार हमारा कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, वो भी यही कहता है कि आप संख्याओं को किसी भी ऑर्डर में आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा रिजल्ट सेम रहेगा। तो ये दोनों मिलकर हमारे कैसे होते हैं, ऑर्डर प्रॉपर्टी होती हैं। ठीक है, इन दोनों को ऑर्डर प्रॉपर्टी भी कहा जाता है। अच्छा, परसेंटेज में भी ये चीज़ लागू होती है। ये लॉ नहीं है, कोई नियम नहीं है, पर मैं आपको बता दे रहा हूँ, आगे आपके काम आएगी। कि परसेंटेज में भी ये नियम बहुत अच्छे से काम करता है कि a% ऑफ b, ठीक है, a% ऑफ b बराबर होता है b% ऑफ a। इसको आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये आपको बहुत आगे काम आएगा अलग अलग एग्जाम में। ठीक है, इस पे बहुत डायरेक्ट सवाल भी बनते हैं कभी। तो इसका बस सीधा है कि a%ऑफ b, आप बस ये स्टेटमेंट आप याद रखिए एक तरह से, a%ऑफ b = b%ऑफ a। जैसे कि एक एग्जांपल दिया है कि देखो यहाँ पे 8%ऑफ 50, कि 50 का 8%, 50 का 8%, है ना, यही तो होता है, 50 का 8%। मैंने सिंबल वाले वीडियो में आपको बताया था कि जब भी आप साइन का चिन्ह देखो, आप परसेंटेज के शायद, यहाँ पे परसेंटेज का चिन्ह हो, वहाँ का मतलब क्या होता है हमारा, कि 1/100। कहीं भी आप परसेंटेज देखो, इसका एक ही मतलब है कि वहाँ पे क्या हो रहा है, 1/100 से गुणा हो रहा है। परसेंटेज का चिन्ह हटा दो आप। तो देखो, 8%ऑफ 50 मतलब 50 का 8% बराबर क्या होगा हमारा, 50%ऑफ 8, यानी कि 50%ऑफ 8। इसका मतलब क्या होता है हमारा, कि 8 का 50%।
परसेंट का चिन्ह हटाया तो 8/100। तो आप जब इनको सॉल्व करोगे ना तो बिल्कुल सेम चीज़ आएगी और आपको दिख भी रही होगी। 50 1 तो ये आ जाएगा 4। इसको सॉल्व करोगे आप 1 2 ये आ जाएगा 4। तो ये नियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद रखिएगा कि A% ऑफ B इज ऑलवेज इक्वल टू B%ऑफ A। ये परसेंटेज में ये काम करता है। चलिए अगला नियम हमारा क्या है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। जैसा कि मैंने आपको बताया इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सहचर्य का नियम। और ये एडिशन का है तो मतलब ये जोड़ का सहचर्य नियम है। तो ये जो हमारा नियम है वो ये कहता है कि आप जोड़ को अगर आप किन्हीं दो ग्रुपों में कर रहे हो, जैसे आप जोड़ना है, आपको तीन संख्याओं को जोड़ना है, तो आप उनको किसी भी ग्रुप में जोड़िए। जैसे हमने A+B का एक अलग ग्रुप बना दिया, फिर उसमें C को जोड़ रहे हैं, तो उसका जो रिजल्ट होगा वो हमारा दूसरे ग्रुप, उनको दूसरी तरह से लिखने पर भी सेम ही होगा। जैसे यहाँ पे लिखा था ना कि A+B, देखो आप यहाँ पे लिखा था A+B+C, तो इसमें A+B को एक ग्रुप कर दिया गया था। ठीक है, A+B को एक ग्रुप कर दिया, फिर C को जोड़ा गया। यहाँ पर क्या किया, B+C को एक ग्रुप कर दिया और A को जोड़ा गया। तो जब भी ऐसी कंडीशन आएगी तो उससे रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परिणाम हमेशा सेम ही होगा। आप उन्हें किसी भी ग्रुप में जोड़िए, आप किसी भी ऑर्डर में जोड़िएगा, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे देखो आप फोटो में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या किया गया, 6+3+4। मैंने 6 बॉल ब्लू वाली एक साथ रख ली, 3 एक साथ रख ली, तो मतलब इनको एक ग्रुप में कर लिया, 6+3 को एक ग्रुप में कर लिया। फिर उसमें मैंने 4 को जोड़ा। तो आप इन्हें काउंट करोगे, जब जोड़ोगे तो इन्हें एक साथ ही तो काउंट करोगे आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो ये आ जाएंगे आपके पास 13 बॉल्स। या फिर इस तरह से आप काउंट कर लो कि मैंने 6 वाली ब्लू को अलग कर लिया और इन दो को एक साथ कर लिया, तब भी आप जोड़ोगे तब भी आपका सेम आएगा। तो जो हमारा एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन है वो बस ये कहता है कि आप संख्याओं को किसी भी ग्रुप में करके जोड़ सकते हैं, उनसे आपका रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, यही हमारा यही बिल्कुल चीज़ हमारी एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी कहती है कि संख्याओं को आप अगर गुणा कर रहे हो तो उन्हें आप किसी भी ग्रुप में रख के गुणा कर सकते हो, उससे रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो ना, A×B फिर गुणा C बराबर क्या है, A×B, और फिर यहाँ पे एक B×C का एक ग्रुप बना दिया गया है। एग्जाम्पल से आप समझ लो, ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा आपको कि जब भी आप इस तरह से करोगे कि मान लो इस तरह के लिखा हुआ है, ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ है, या फिर इसको आप ऐसे भी कर सकते हो या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। सॉरी, यहाँ पे एडिशन नहीं, मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा। ठीक है, हम गुणा की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि 2×10 और गुणा 2। जब भी आपके सामने इस तरह की सिचुएशन आएगी कि अलग अलग ग्रुप में गुणा दिया जाए तो हमेशा रिजल्ट एक ही आएगा, पर आप ध्यान रखना कि चिन्ह सारे गुणा के हैं, कोई भी एडिशन या मल्टीप्लिकेशन मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन का साइन नहीं है, तब ये लो हमारा काम करता है। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो होगा क्या होगा, ये 2×20 बराबर 40। इसको आप सॉल्व करोगे तो 20×2 बराबर 40। तो ये हमारा बता रहा है कि आपको कि जो हमारा एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है वो एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन की तरह ही काम करता है। मैं दोनों को एक साथ लिख दे रहा हूँ, जैसे ये तो आपके सामने लिखा हुआ ही है कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या कह रहा है कि आप ग्रुप में लिखने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही हमारा एडिशन का था कि A+B+C=A+B+C, मतलब अलग अलग ग्रुप में आप जोड़ोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अलग अलग ग्रुप में गुणा करोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगला हमारा लॉ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसको मैंने बताया था क्या कहते हैं, वितरण का नियम। ठीक है, वितरण का नियम, ये गुणा और जोड़ दोनों का एक साथ का नियम है। आप इसमें देख भी पा रहे होगे कि देखो एक चिन्ह हमारा गुणा का है, एक चिन्ह हमारा प्लस का है, ये दोनों को साथ में ही लगाता है। और इस नियम में क्या कहता है कि अगर एक किसी संख्या का गुणा एक पूरी ग्रुप में हो रहा हो, किसी एक संख्या का गुणा पूरे ग्रुप में हो रहा हो, तो उससे जो हमारा रिजल्ट आएगा वो बराबर होगा उनके इंडिविजुअल गुणा से। कि उनको आप अलग अलग करके सेपरेट करके गुणा करोगे ना, A×B, जैसे ये जो हमारा लिखा था ना, ये हमारा लिखा है ना, जैसे A×B+C, ऐसी कोई संख्या लिखी है, तो इसमें एक चीज़ बता रहा है आप कि या तो आप सीधे सीधे गुणा कर दो इसको जोड़ के, उससे जो रिजल्ट आएगा हमारा वो बराबर होगा किसके, कि इन दोनों को A से अलग अलग गुणा करने पर, कि A×B, ठीक है, फिर बीच में प्लस का साइन था तो A×C, ये जो रिजल्ट आएगा वो बराबर होगा इसके। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपके सामने लिखा हो 2×9×3, ठीक है। अब मैंने इसको वितरण नियम से लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसका गुणा होगा इसमें। अभी मैंने आपको बताया ना वितरण नियम क्या कहता है कि या तो ऐसे कर लो दोनों को या फिर दोनों को अलग अलग गुणा करो। तो जब आप दोनों को अलग अलग गुणा करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2×9, ठीक है, प्लस 2×3, ब्रैकेट आप लगाओ चाहे ना लगाओ एक ही बात है। तो आप इसे सॉल्व करिए, 2 ×
सॉरी, यहाँ पे मेरा चिन्ह गलत हो गया, ये प्लस का चिन्ह था बीच में, ठीक है। हम्म। तो इस तरह की क्या होगा, दो इनको आप जोड़ देते हैं, 9 3 12, तो आपका आंसर आएगा 24, ठीक है। अब हम यहाँ करके देखते हैं, 9 दूनी 18 और 3 दूनी 6, इससे भी हमारा क्या आ रहा है 24। तो ये नियम जो है ना वो प्रूव हो गया कि हाँ भैया, जो आप वितरण का नियम है वो इस तरह से कि अगर आप किसी एक संख्या का गुणा उस ग्रुप में करते हो तो उनका अलग अलग गुणा करने पर भी सेम आंसर ही आएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब बात करते हैं कि हमारी जीरो प्रॉपर्टीज ऑफ लॉ ऑफ एडिशन क्या है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक नोट बताना चाह रहा हूँ, आप ध्यान रखिएगा कि जो हमारा कम्यूटेटिव लॉ होता है ना, जो हमारा ये कम्यूटेटिव लॉ होता है, मैंने देखो इस पे लिखा भी है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। ध्यान रखना, ये निगेटिव या सब्सट्रैक्शन में काम नहीं करता है। जो हमारा कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन है वो हमारा सब्सट्रैक्शन में काम नहीं करता है। जैसे कि अभी मैंने बताया ना आपको कि a प्लस बी बराबर बी प्लस ए होता है, आप एग्जाम्पल देखा ना आपने कि 2 + 3 बराबर होगा 3 + 2। लेकिन आप सोचो ये सब्सट्रैक्शन में काम करेगा क्या? नहीं करेगा। आप सोचो 10 - 2 क्या कभी बराबर होगा 2 - 10 के? तो मैं आपको बता दूं ये नहीं होगा। 10 - 2 होगा 8 और 2 - 10 होगा -8। तो ये दोनों चीज़ें बराबर नहीं है। तो वही वही मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हमारा कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन है वो एडिशन का लॉ है, सब्सट्रैक्शन का नहीं है, इसलिए ये घटाने में काम नहीं करता है, ठीक है। सेम चीज़ मैं डिवीजन के लिए भी बोलूँगा कि ये जो हमारा लॉ है ना ये डिवीजन में भी काम नहीं करता है। ऐसा नहीं होता है कि आपके सामने लिखा हो 12/4, इसको आपने कर दिया क्या 3, फिर आप सोचो 4/12 ये भी 3 हो जाए, पर ये 3 नहीं होगा, ये 1/3 होगा। तो आपको ये दोनों चीज़ें याद रखनी है कि हमारा कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन है वो सिर्फ एडिशन में काम करता है, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है वो हमारा सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में काम करता है, और जो हमारे एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है वो भी हमारे सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में काम करते हैं। इनका डिवीजन और सब्ट्रैक्शन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हम बात करते हैं जीरो प्रॉपर्टीज लॉ ऑफ एडिशन की। ये कुछ नहीं है, ऐसा कोई लॉ है भी नहीं है, पता नहीं, पर मैंने शायद कहीं पढ़ा था तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जीरो प्रॉपर्टीज लॉ ऑफ एडिशन क्या कहता है कि जब भी आप किसी संख्या में जीरो को जोड़ोगे, किसी संख्या में एक हमारे पास संख्या है उसमें आप जीरो को जोड़ोगे तो हमेशा क्या आएगा, वो संख्या खुद आ जाएगी, वो संख्या इटसेल्फ, ठीक है। मतलब कोई भी संख्या में आप जीरो जोड़ोगे या घटाओगे तो हमेशा वही संख्या आपको प्राप्त होगी। या जोड़ने की बात नहीं, घटाने की भी बात है, a - 0 आप करोगे तब भी ये आएगी। तो किसी भी संख्या में आप जीरो जोड़ो या घटाओ तो हमेशा संख्या वही आती है। ये हमारा क्या है, जीरो प्रॉपर्टीज लॉ ऑफ एडिशन है। अब बात करते हैं जीरो प्रॉपर्टीज लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन की। तो जीरो प्रॉपर्टीज लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहता है कि आप किसी भी संख्या में जीरो का गुणा करो, समथिंग मतलब कोई भी संख्या है हमारे पास उसमें आप जीरो का गुणा करो तो हमेशा क्या आपके सामने जीरो ही आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट मतलब इतना भी नहीं है, पर हाँ ये एक इम्पॉर्टेंट ही है कि किसी भी संख्या में आप जीरो का गुणा करोगे तो वो हमेशा जीरो ही आएगा। इसको एक नियम दे दिया गया है, जीरो प्रॉपर्टीज लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब बात करें जीरो प्रॉपर्टीज लॉ ऑफ डिवीजन की। ये पता नहीं, मैं कह रहा हूँ बार बार ये नियम है कि नहीं है मुझे नहीं पता, पर बस आप समझ लीजिए कि जीरो प्रॉपर्टीज लॉ ऑफ डिवीजन क्या कह रहा है कि अगर किसी संख्या, कोई संख्या आपके सामने लिखी है, ठीक है, कोई संख्या लिखी है और जीरो में उसका भाग दे रहे हैं। फिर से समझिए कि अगर हम किसी संख्या का भाग जीरो में दे रहे हैं, ठीक है, समथिंग जीरो में किसी संख्या का भाग दे रहे हैं तो हमेशा आपके सामने क्या आएगा, जीरो। ये वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद रखना कि जीरो अपॉन समथिंग, जीरो के नीचे कोई भी संख्या हो आपकी जो वैल्यू है ना वो हमेशा जीरो ही आएगी। एग्जाम्पल आप करके देख लो, जैसे आप 0/3 लिख दो आप तो इसकी वैल्यू हमेशा जीरो। आप कतई हिचको मत, कतई आप शर्माओ मत, हमेशा आप जीरो लिख दो। 0 कुछ भी लिखा हो, 3a + 3b + z, कुछ भी लिखा हो आप जीरो लिख दो। जीरो के नीचे आपको कितनी भी बड़ी संख्या लिख जाए आप डरना है नहीं है कभी, ठीक है। हमेशा इसकी वैल्यू क्या आनी है, जीरो ही आनी है, कभी मत डरो आप इस चीज़ के लिए। अब बात करते हैं जीरो से ही दूसरी चीज़। मैं हमेशा बताता हूँ, मैंने सिम्बल्स वाले में भी बताया होगा, नंबर्स में भी बताया होगा, हमेशा बताऊँगा, मैं फिर बता रहा हूँ आपको कि अभी मैंने क्या बताया आपको, 0/समथिंग, कि मतलब कोई संख्या जीरो के नीचे है तो जीरो। एक चीज़ होता है क्या, समथिंग/0, समथिंग मतलब कोई संख्या उसका जीरो में भाग दे रहे हैं, उससे जीरो में मतलब जीरो से उस संख्या में भाग दे रहे हैं, ये हमारा होता है अनडिफाइंड, ठीक है, अनडिफाइंड। ध्यान रखना इसको हम अनडिफाइंड या अपरिभाषित बोलते हैं, इन्फिनिटी नहीं बोलेंगे, अपरिभाषित, ठीक है। कोई अगर ऐसे कहता है कि समथिंग/0 इन्फिनिटी होता है तो वो गलत है, ठीक है। समथिंग/0 इन्फानाइट नहीं होता है, वो अनडिफाइंड होता है, मतलब हमें पता ही नहीं वहाँ पे क्या आने वाला, अपरिभाषित होता है। एग्जाम्पल कैसे होंगे कि आपके सामने लिखा हो 5/0, तो भाई मेरे को पता नहीं है, अपरिभाषित है, ये अनडिफाइंड है, ठीक है।
या फिर कुछ भी अंडर 3/0 या x/0, दैट इज ऑल इन अनडिफाइंड, ठीक है, ये हमको पता नहीं इसका क्या मतलब है। चलिए अब बात करते हैं एक्सरसाइज की, कि एक्सरसाइज में कैसे सवाल दिए हुए हैं। पहला सवाल आपका क्या दिया गया है, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स यूज्ड इन फॉलोइंग। तो ये बोल रहा है कि जो नीचे सवाल दिए इनमें जो इंटीजर यूज हुए हैं इनमें आपको प्रॉपर्टीज़ पता करनी है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ लगी हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। अच्छा मैं बताऊं आपको, मैंने सब्ट्रैक्शन की कोई प्रॉपर्टी पढ़ी नहीं, तो मुझे नहीं पता ये जो बुक है किसकी बात कर रही है। चलिए कोई नहीं, मैं कोशिश करता हूँ कि कौन कौन से सवाल हो रहे हैं। पहला सवाल आप देखिए, इसमें लिखा है कि 55 प्लस माइनस का 8 इज इक्वल टू माइनस का 8 प्लस 55। तो आप देखो ध्यान से, ये वही चीज़ लिखी है कि प्लस का चिन्ह लगी है, ठीक है, एक संख्या। मैंने अभी आपको एक नियम बताया था ना, सबसे पहला वाला हमने जो पढ़ा था कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, एक संख्या है ए, एक संख्या है बी, उनको आप ए प्लस बी लिख दो या बी प्लस सी लिख दो, वो हमेशा बराबर होती है। तो ये चीज़ देखो आप ध्यान से वही लिखी है, माइनस चिन्ह मत देखो, आप बीच का प्लस चिन्ह देखो। इस पूरे को एक संख्या मान लो, इस पूरे को एक संख्या मान लो, तो आप देखो कि ए प्लस बी और बी प्लस सी लिखा हुआ है। मतलब हमको साफ साफ दिख रहा है कि ये हमारा क्या है, ये हमारा कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन की प्रॉपर्टी इसमें लग रही है। अच्छा आप इसको आगे सॉल्व भी करके देख लीजिए, ये होगा 55 माइनस 8, यहाँ पे क्या होगा -8 प्लस 55। तो जो हमारा आंसर आएगा वो हमेशा सेम ही आएगा, ये आएगा 47 और यहाँ पे भी क्या आएगा 47। तो इससे प्रूफ भी हो गया कि हमारा क्या, कि हमारा ये कौन सा है, प्रॉपर्टीज़ में लग रही है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन की प्रॉपर्टीज़ लग रही है। आपको जब क्वेश्चन कराना है तो आप इस तरह से बच्चे को कराएंगे कि आप इस तरह से ही सवाल लिख देंगे, ठीक है, 55 प्लस -8 बराबर -8 प्लस 55, और बच्चे से कहेंगे इसे सॉल्व करके देखिए। जब वो बच्चे से सॉल्व करके देखेगा ना तो इसी तरह से करेगा, और वो जब आंसर उसका आ जाएगा सेम तो उसको समझ में आ जाएगा हाँ भाई चीज़ों का आगे पीछे लिखा गया था। तो ये यहाँ पर हमारी कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन की प्रॉपर्टी लग रही है, ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। और सवाल में आप ध्यान रखिए यही पूछा गया है कि कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, ठीक है। इसी प्रकार आप दूसरा सवाल देखिए, ये इसमें हमारी कौन सी लग गई, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है, एडिशन की। दूसरा हमारा क्या कर रहा है, 612 प्लस -612 बराबर 0, ठीक है। दूसरा हमारा कह रहा है क्वेश्चन कि 612 प्लस ऑफ -612 बराबर 0। तो मुझे नहीं पता बुक में इसका कोई नियम दिया गया कि नहीं, पर यहाँ पर कोई नियम है नहीं, बस ये सीधी सी तो बात है भाई, 6+2 प्लस जो है ना वो हमारा चिन्ह बदल के माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा -612, तो ये 0 आ जाएगा। हो सकता है ये जीरो प्रॉपर्टीज़ के लॉ में दिया गया हो कि आप किसी संख्या को स्वयं उसी संख्या में से घटाएंगे तो वो 0 आता होगा, हो सकता है ऐसा नियम दिया हो, पर मुझे इस नियम का कोई नाम पता नहीं है, ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। चलिए तीसरी चीज़ देखते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 48 माइनस ऑफ -3 इज इक्वल टू 51। ये दो सवाल इसी प्रकार के दिए गए, तो हो सकता है कोई लॉ होगा, बुक में आपको पीछे देखना पड़ेगा, अलग अलग पब्लिकेशंस में अलग अलग लॉज दिए जाते हैं, पर बेसिकली लॉज वही होते हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए हैं। तीन ही लॉ होते हैं मैथ में, ठीक है, वो मैंने आपको बताया था ना ये वाले, कि एक कम्यूटेटिव लॉ होता है, एक एसोसिएटिव लॉ होता है, एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के यही तीन नियम होते हैं, इनके अलावा कोई नियम नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए इसका भी कोई नियम रहा होगा, मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं उसे, पर आप सॉल्व करके बस बच्चे को दिखा दीजिएगा। 48 माइनस और -3 हो जाएगा प्लस का, तो 48 प्लस 3 इज इक्वल टू 51, ठीक है। कोई नियम हो तो आप उसका नाम लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, डी -74 प्लस 0, ये हमारा जीरो प्रॉपर्टीज लॉ ऑफ एडिशन का है। इसको मैं बोल सकता हूँ, चलो भाई जीरो प्रॉपर्टीज लॉ ऑफ एडिशन है कि किसी भी संख्या में आप जीरो जोड़ोगे या घटाओगे तो हमेशा वही संख्या आ जाएगी, ठीक है। इसको आप लिखवा सकते हैं भैया, ये जीरो प्रॉपर्टीज लॉ ऑफ एडिशन है। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है कि ये, हाँ देखिए ये सवाल लिख दे रहा हूँ मैं, ये कह रहा है कि माइनस का 17 प्लस ऑफ -2 प्लस 66, ये बराबर है 66 प्लस ऑफ -2 प्लस ऑफ -17। तो आप इसमें देखो, आप तो समझ जाओ कि हाँ भैया इसमें देखो, इनको एक संख्या मान लो, इसको एक संख्या मान लो, कि एक संख्या लिखिए, दूसरी संख्या लिखिए, तीसरी। तो आप देखो ये कुछ ये वाली फॉर्म आपको दिख रही होगी, a प्लस बी, ठीक है,
और ब्रैकेट लगा हुआ है और प्लस सी। सी हमने, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सी क्या था हमारा 66, सी टू क्या है हमारा बी, ये क्या है बी, और यहाँ पे क्या लिखा ए। तो ये कुछ ऐसा दिया ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे मतलब ए प्लस बी का ग्रुप बना दिया, यहाँ पर सी प्लस बी का ग्रुप बना दिया। ठीक है, तो आप बच्चे को बोलो कि हाँ भाई इसको सॉल्व करना है, आप इसको सीधे सॉल्व कराओ। जब आप सॉल्व कराओगे तो आप देखोगे कि राइट हैंड साइड जो हमारा है ना, लेफ्ट हैंड साइड, वो आपका बराबर आएगा राइट हैंड साइड के, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। जब ये आ जाएगा सॉल्व करने के बाद, तो आप बच्चे को बोल सकते हो कि हाँ देखो ये वाला पैटर्न है, आप संख्याएं पहचानो। तो ये हमारा कौन सा है, ये हमारा है नियम एडिशन, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, सॉरी अगेन, ये हमारा लॉ है एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, ये हमारा है एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, इसको आप लिख देंगे हम क्या, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल भी इसी प्रकार का है कि -23 प्लस माइनस का 2 इज इक्वल टू 25 माइनस का। तो ये भी मतलब पता नहीं कौन सा नियम है ये, और मैं आपको बताऊं, क्वेश्चन नंबर एफ, बी और सी, मुझे इनके कोई नियम समझ नहीं आ रहे हैं कौन से नियम दिए गए हैं। पर हाँ बाकी तीन में मैं आपको बता सकता हूँ। इसमें क्या है हमारा कम्यूटेटिव लॉ है, ठीक है, इसमें हमारा जीरो प्रॉपर्टीज लॉ है, जीरो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, और ये हमारा है एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, ये फॉलो कर रहे हैं। अगला जो सवाल था सेकंड नंबर का, वो हमारा कह रहा है कि राइट अ नेगेटिव इंटीजर, एक नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज 15। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन का ए पार्ट कह रहा है हमारा कि एक नेगेटिव इंटीजर लिखो आप, मतलब माइनस का एक नेगेटिव इंटीजर लिखना है और एक पॉजिटिव इंटीजर लिखना है प्लस का। ठीक है, और इनका डिफरेंस कैसा होना चाहिए, 15 होना चाहिए। तो आप कोई भी आप लिख सकते हो, आप कैसे भी लिख सकते हो। आपको नंबर लाइन याद है ना कि दो नंबर आपको लिखने हैं जिनका अंतर बस 15 हो, तो आप कोई भी दो लिख सकते हैं। बस आपको याद रखना एक नेगेटिव होना चाहिए, एक पॉजिटिव होना चाहिए। तो आप कोई भी लिख सकते हैं आप, और डिफरेंस क्या होता है, उनका अंतर होता है। ठीक है, तो ये इस तरह से हो सकता है, जैसे मान लो आप समझ रहे हो ना कि होता है ना, एक पॉजिटिव इंटीजर हमने कौन सा ले लिया, आप कुछ भी ले लो, 25 ले लो आप, माइनस में आप 5 कर दो, तो भी आपका ये आ जाएगा क्या, 25 - 10, सॉरी 25 - 10 कर दो आप, तो भी 15 आ जाएगा। अदरवाइज आप 35 - 15 कर 20 कर दो आप, तब भी 15 आ जाएगा। मतलब वो कुछ नहीं कह रहा, ये सवाल बहुत आसान है। इसमें बच्चे की इमेजिनेशन की बात है कि वो कौन से दो इंटीजर लेता है जिनका डिफरेंस 15 आता है। आप अगर ध्यान से देखोगे तो ऐसे बहुत सारे इंटीजर हो जाएंगे जिनका अंतर 15 है। जैसे आप 16 - 1 करोगे तो भी 15 आएगा, 17 - 2 करोगे आप तो भी 15 आएगा, 18 - 3 करोगे आप तो भी 15 आएगा, 19 - 3 करोगे आप, सॉरी 19 - 4 करोगे आप तो भी 15 आएगा। तो ऐसे आप कोई भी कितने भी बड़े इंटीजर ले सकते हो आप। 100 - 85 करोगे तब भी आपका 15 आ जाएगा। तो आप देखोगे एक पॉजिटिव हमारा एक निगेटिव है, तो बस वो यही कह रहा है कि डिफरेंस 15 करना है आपको। ठीक है, ऐसे ही दूसरा सवाल क्या कह रहा है, राइट अ पॉजिटिव इंटीजर एंड अ नेगेटिव इंटीजर हुज सम इज -6। ठीक है, राइट अ पॉजिटिव इंटीजर एंड अ नेगेटिव इंटीजर। अगला सवाल क्या रहा है, राइट अ पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर हुज सम इज, सम क्या होता है, योग। ठीक है, तो अब वो कह रहा है आपको कि एक आपको पॉजिटिव इंटीजर लेना है और एक आपको नेगेटिव इंटीजर लेना है जिसका सम हमारा -6 हो जाए। अब आप समझिए कि माइनस का आंसर आ रहा है, मतलब जो हमारा ये वाला है ना माइनस का इंटीजर, ये थोड़ा बड़ा होगा तभी तो माइनस आएगा हमारा। कि भाई बेसिक एडिशन का लॉ क्या कहता है हमारा, कि जब भी हम दो विपरीत चिन्हों वाले संख्याओं को जोड़ते हैं तो चिन्ह हमेशा उस संख्या का आता है जो संख्या बड़ी होती है। तो आपको -6 चाहिए, तो आप यहाँ -7 कर लो, 1 - 7, तब भी देखो आप -6 आ जाएगा। 2 - 8, तब भी आपका -6 आ जाएगा। 3 - 9, तब भी -6 हो जाएगा। मतलब ऐसी तमाम और अनगिनत संख्याएं आप कर सकते हो जिनमें -6 सम आ जाएगा। बस उनका अंतर 6 कर दो आप और माइनस की संख्या बढ़ कर दो आप। जैसे आप कहोगे 12 - 18, तब भी आपका माइनस आ जाएगा। आपको बस अंतर 6 रखना, दो संख्याएं ऐसी लेनी जिनका अंतर 6 हो, और अगर माइनस चाहिए तो आप बड़े वाले को माइनस कर दो बस। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेरीफाई दैट x + y + z इज इक्वल टू x + y + z। देखो ये आपका वही लॉ है, पहले तो आप ये समझो, ये हमारा कौन सा लॉ है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, जिसमें हमारा क्या कहता था a + b + c।
ठीक है, इनको एक ग्रुप में लिख दो आप, और ए प्लस बी एक ग्रुप में लिख दो, तो ये हमेशा बराबर होते हैं। तो आपको इस चीज़ को प्रूव करने को बोला है कि एक ग्रुप ये है एक्स प्लस वाई, उसमें जेड जोड़ा गया है, फिर एक्स को अलग कर दिया, वाई प्लस जेड को ग्रुप बना दिया, और बोला इसको प्रूव करना है। तो इस क्वेश्चन में आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, बस आपको वैल्यू रखनी है। जैसे आप पहले आप इस चीज़ को लिखो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, हाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको लिखते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। फिर जो हमारा पहला सवाल है ए, वो क्या, मतलब सवाल ये कह रहा है ना कि एक्स की बराबर क्या दिया है, -8। एक्स के बराबर क्या दिया गया, एक्स की वैल्यू आप रखो, पुटिंग एक्स इज इक्वल टू -8 एंड वाई इज इक्वल टू 6 एंड जेड इज इक्वल टू -11। तो जब आप इसमें ये वैल्यू पुट करोगे आप, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, एक्स की जगह हमने क्या रखा, -8, तो -8, वाई की जगह क्या रखा, 6, ठीक है, प्लस जेड की जगह क्या रखा, -11, बराबर एक्स की जगह हमने क्या रखा, -8, वाई की जगह हमने क्या रखा, 6, जेड की जगह -11। इस तरह से आप करो, फिर इसको आप सॉल्व कर लीजिए। -8 प्लस 6 ये हो जाएगा -2, प्लस और -11 ये हो जाएगा हमारा -11, अगले स्टेप में कर देंगे, -8 ये हो जाएगा -5, ठीक है। इससे सॉल्व करो, -2 -11, यहाँ पे क्या, -8 और -5, तो आप देखोगे कि ये -13 आया, इधर से भी -13 आया। तो जब दोनों साइड इक्वल आ गई हमारी, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, तो आपको दिख रहा होगा कि हाँ भैया लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो गया, तो हमारी ये चीज़ प्रूव हो गई कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। बस इसी तरह से इसका दूसरा सवाल भी करना है आपको, ये वाला, कि आप यही चीज़ लिखिए, आप क्वेश्चन को इसी तरह से आप लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को आप इसी प्रकार लिख लीजिए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। फिर आपको यहाँ पे एक्स बराबर ये वाली वैल्यू रखनी है इस बार 9, वाई बराबर -2 एंड जेड बराबर -20। फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों साइड बराबर आ जाएंगे और आप इसको प्रूव कर पाएंगे कि हाँ ये वेरीफाई हो गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, चौथा नंबर का, राइट टू एग्जाम्पल्स टू शो दैट एडिशन ऑफ इंटीजर्स फॉलोज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ये सवाल हमारा कह रहा है कि आपको दो ऐसे उदाहरण लिखने हैं जो ये दिखा दें कि इंटीजर्स मतलब होते हैं जो पूर्णांक, उनका एडिशन जो हमारा है क्रम विनिमय नियम को फॉलो करता है। मतलब ये सवाल कह रहा है कि दो ऐसे उदाहरण लिखिए जो जिससे पता चल सके कि इंटीजर्स हैं हमारे, वो क्रम विनिमय नियम को फॉलो करते हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि क्रम विनिमय नियम कौन सा होता है, मैंने आपको बताया था a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। मतलब आप संख्याओं को किसी भी ऑर्डर में आप जोड़ो तो वो हमेशा सेम रिजल्ट देती हैं। तो अब यहाँ पर कह रहा है कि आपको दो इंटीजर लिखने हैं और उनका जोड़ करना है, एडिशन ऑफ इंटीजर्स, ध्यान रखिए आपको क्या बोल रहा है ये, एडिशन ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, उनको फॉलो कराना है। तो आप कोई से भी दो इंटीजर ले लो, ये तो रूल है ना, रूल तो सब हर इंटीजर फॉलो करेगा, हर संख्या फॉलो करेगी। तो आप कोई से भी दो इंटीजर ले लो अपने मन से। आपने कहा कि 2 + 8 ले लिया हमने, और इधर हमने 8 + 2 कर दिया हमने, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल तो हमारा ये हो गया, 2 एग्जाम्पल बोले थे ना, एग्जाम्पल नंबर 1, तो 2 + 8 8 + 2 करा हमने, तो ये क्या हुआ हमारा 10 और 10, लो हमारा प्रूव हो गया। सेकंड एग्जाम्पल आप लेना है तो आप कोई भी संख्या ले लो, 100 + 3, हाँ हाँ हाँ, ये जो हमारा है ना, सॉरी, तो इस तरह से आप दूसरा एग्जाम्पल ले लो, 10 + 3 या 10 + 31, 31 + 100, तो आप देखोगे हमेशा रिजल्ट हमेशा सेम ही आएगा। तो बस इससे आपके दो एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन था वो कह रहा था राइट टू एग्जाम्पल्स टू शो दैट सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर डज नॉट फॉलो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखिए मैंने आपको बताया था, मैंने बताया था आपको कि ये जो लॉ है हमारे कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन और हमारा कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन या एसोसिएटिव लॉ, ये सारे लॉज जो हमारे वो किसके हैं, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के हैं। तो मैंने आपको बताया ही था कि इनमें जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो सब्सट्रैक्शन को फॉलो नहीं करेगी, सब्सट्रैक्शन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा। पर आप इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हैं और एग्जाम्पल बता के दिखा सकते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है, देखिए मैंने आपको क्या बताया, 2 + 8 इज इक्वल टू 8 + 2। आप करके देखिए कि क्या 8 - 2 बराबर है 2 - 8 के। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6 और ये आएगा -6, क्योंकि इसमें निगेटिव की वैल्यू ज़्यादा है। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे इक्वली कि 8 इज मतलब ये जो है 6 और -6 बराबर नहीं है।
तो आप यहाँ पे लिखेंगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, दैट एम्प्लॉयज, मतलब इससे पता चलता है कि जो हमारा सब्सट्रैक्शन है वो हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, सब्सट्रैक्शन जो हमारा वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। ऐसे ही आप एक और एग्जांपल लिख लीजिए, कोई सा भी एक और एग्जांपल लिखेंगे आप वहाँ पे लिख दीजिएगा 15 - 10 इज इक्वल टू 10 - 15। अगर ये लॉ फॉलो करता है तो ये ऐसा होना चाहिए, पर ऐसा, ठीक है, फिर आप जब इसे सॉल्व करेंगे, अच्छा यहाँ पे आप लिख दीजिएगा इफ़ सब्सट्रैक्शन follows associative property, then, ठीक है, इफ भी नहीं लिखिए, लेट लिखिए। आप बच्चे की कॉपी में जो आप सवाल करेंगे इस तरह लिखिए, लेट सब्सट्रैक्शन फॉलोज एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, कि हमने मान लिया कि चलो जो हमारा घटाना है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, तब तब क्या होना चाहिए कि 15 - 10 इज इक्वल टू 10 - 15। फिर जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे -5, फिर आप कहेंगे नहीं 5 इज नॉट इक्वल टू -5 नेक्स्ट लाइन में। तब आप बोल देंगे, अगली लाइन में लिख देंगे कि सब्सट्रैक्शन डज नॉट फॉलो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर हुज डिफरेंस इज -8। मैंने अभी आपको बताया था कि आपको पेयर ऑफ इंटीजर मतलब दो ऐसे इंटीजर लिखने हैं, दो ऐसे इंटीजर लिखने हैं जिनका डिफरेंस -8 हो। तो बहुत सीधी सी बात है भाई, मैंने आपको बताया ना कि दो ऐसी संख्याएं ले लो जिनका अंतर 9 हो, मतलब 8 हो रहा हो, 1 - 9। तो आप देखोगे अच्छा माइनस का 8 चाहिए था, इसलिए हमने जो बड़ी संख्या है उसको निगेटिव कर दिया। 2 - 10 तब भी -8, 3 - 11 तब भी -8। अब ऐसी कोई भी संख्या ले लो आप, 92 - 100 तभी -8। कोई भी ऐसी दो संख्या ले लो जिनका अंतर 8 हो, जो बड़ी संख्या है उसको निगेटिव कर दो, बस आपका ये डिफरेंस -8 आ जाएगा। दूसरी चीज़, दूसरा क्या कह रहा है, पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज निगेटिव इंटीजर। तो ये भी आसान है। निगेटिव इंटीजर क्या है कि भैया कह रहा है कि इंटीजर होना चाहिए और निगेटिव होना चाहिए, मतलब माइनस का कोई भी नंबर हो जाए। तो ऐसी तो बहुत सारी संख्याएं हैं, जैसे यही वाला आप एग्जांपल ले लो, सम क्या है, सम यही तो होता है हमारा 1 + -9। अब आप देखोगे तो निगेटिव इंटीजर आ जाएगा। तो बेसिकली ये बस ये कह रहा है कि सम एक निगेटिव इंटीजर है, और ऐसा तभी पॉसिबल होगा कि निगेटिव संख्या बड़ी हो। ठीक है, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, बस साइन का अंतर है। यहाँ पे डिफरेंस कर दिया तो हमने डायरेक्ट माइनस कर दिया, यहाँ पे आप देखोगे प्लस कर दिया, मतलब हम क्या कर रहे हैं 1 और +9 का -9 का सम कर रहे हैं। ठीक है, दोनों चीज़ें एक ही हैं, और आपको इस तरह इसका जब क्वेश्चन करना होगा सेकंड वाला, तो वो इसी तरह से होगा कि हमने पेयर ऑफ कि हमको पेयर ऑफ इंटीजर लिखना था, तो हमने भाई एक पेयर ऑफ इंटीजर लिख दिया। अब दूसरा एग्जांपल ले लो, 2 - 10 मतलब 2 + -10, कि हम एक प्लस की संख्या जोड़ रहे हैं, माइनस की संख्या जोड़ रहे हैं, और हमारा आंसर जो आएगा वो हमेशा माइनस का इंटीजर आ जाएगा। ठीक है, तीसरा देखिए, सम इज 0। तब भी वही बात है, आप कोई भी दो ऐसी संख्या ले लो, आप वो कह रहा है कोई भी दो संख्याएं आप ले लो जिनका सम 0 हो। तो आपको पता है कि संख्या और उसके बराबर की संख्या 8 प्लस और माइनस का 8। ये मैं प्लस इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सम। जब भी सम कहेगा तो आपको प्लस का चिन्ह लाना ही पड़ेगा। बी वाले में आप देखो क्या कर रहा था, सम, तो मैं प्लस का चिन्ह लेके आया था। सी वाले में क्या कर रहा है, सम, तो मैं प्लस का चिन्ह लाया हूँ। पर फर्स्ट वाले में सम नहीं बोला, उसने डिफरेंस बोला, तो मैं यहाँ पे प्लस नहीं लाया, केवल माइनस लेके आया हूँ। ठीक है, चीज़ें वही हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। जो हमारा डी क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है, डिफरेंस इज -11। तो ये देखो बिल्कुल ए वाले क्वेश्चन की तरह है कि आपको दो संख्याएं बतानी जिनका डिफरेंस क्या है, -11 है। ठीक है, तो आप कोई भी दो नंबर ले लो, 1 - 12, तो देखो आप डिफरेंस क्या आएगा, -11 आएगा। 2 - 13 डिफरेंस क्या है, -11 आएगा। आप 1 से शुरू करा करो, आपको 12 मतलब डिफरेंस चाहिए तो 1 से शुरू करा, उससे एक ज़्यादा लगती है। हमने जैसा चिन्ह चाहिए उसमें आप दो नंबर पहले आपने सोचे, आपको जैसे इसमें बोला गया था कि डिफरेंस इज 11, आपको 11 का अंतर चाहिए। ठीक है, माइनस के 11, तो आप सबसे पहले ना दो ऐसे नंबर सोचो जिनका अंतर 11 हो। मैंने कहा 21 और 10। ठीक, फिर आपको चिन्ह देखना है कि चिन्ह कौन सा लगाना है। आपको अगर आंसर माइनस में चाहिए तो बड़े पे माइनस लगाओ। ठीक है, अगर आपको आंसर प्लस में चाहिए होता तो हम छोटे पे माइनस लगा देते। बस इतनी सी बात है हमारा। ठीक है, अगला सवाल देखो आप, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। ठीक है, तो इसमें ना बस बच्चे को पहचानना है,
बच्चे को पहचानना है कि कहाँ पे कौन सा नियम लग रहा है। 12+8 -6 इज इक्वल टू 8 प्लस ये फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया और +12। ये हमारा पहला क्वेश्चन है ए वाला, ठीक है। अब आप देखो बच्चे को हमने क्या पढ़ाया था अभी आपको, मैंने पढ़ाया था इसको, ये एसोसिएटिव लॉ है, ग्रुपिंग वाला एसोसिएटिव लॉ है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। वो हमारा यही कह रहा था कि ए प्लस बी, ठीक है, और प्लस सी हमेशा बराबर होता है, ये 8b है ना, और प्लस ये फिल इन द ब्लैंक है, और 12 की जगह क्या है ए। तो अब देखो यहाँ पे किसकी कमी है, सी की कमी है। सी क्या है हमारा -6, यानी कि यहाँ पे क्या होगा हमारा -6, यहाँ की जो वैल्यू होगी वो हमारी क्या होगी -6। तो फिल इन द ब्लैंक्स में यही कहेगा, ठीक है, कि ये हमारा कौन सा लॉ है, एसोसिएटिव लॉ है। 12+8 यहाँ पे और -6 है, और ये दोनों देखो आप, अच्छा यहाँ पे -6 क्यों होगा, क्योंकि आप देखो क्वेश्चन में बराबर दिया गया है। तो आपको बच्चे को समझाना है कि यहाँ पे अगर बराबर दिया है तो ऐसा सिर्फ एक कंडीशन में पॉसिबल होता है, वो हमारा क्या है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। कौन सा लॉ था हमारा, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया है कि 12+8 हमें दिख रहा था, -6 नहीं दिख रहा था, तो 8 और 12 दिख रहा है, हमने यहाँ पे -6 फिल इन द ब्लैंक्स कर दिया है, ठीक है। सेम चीज़ आप इसके साथ भी होगी हमारी। यहाँ पे आप देखो कौन सा लॉ लग रहा है, -99, और ये आंसर क्या है, 0। तो अब में क्या होता है, जब भी उसके बराबर की संख्या हम जोड़ते हैं तो हमेशा 0 ही आता है। तो यहाँ पे आपको +99 फिल करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हमारा जो हमारा पहला वाला लॉ था, कम्यूटेटिव लॉ, कौन सा था कम्यूटेटिव लॉ, कि a + b हमेशा बराबर होता है b + a के। तो आप देखो यही वाला इसमें दिया गया है, 77 प्लस फिल इन द ब्लैंक्स, फिर यहाँ पे क्या दिया, -8 + 77। तो आप बच्चे को बताओ कि हमारा जो एसोसिएटिव कम्यूटेटिव लॉ होता है वो यही तो कहता है कि b + a या a + b कुछ भी मान लो, वो बराबर होगा हमेशा a + b के। तो यहाँ पे -8 फिल हो जाएगा। ये जो हमारा डी वाला क्वेश्चन है, इसमें आप देखो कि जो ये संख्या है वही ये संख्या है, मतलब यहाँ पर जीरो प्रॉपर्टीज़ का लग रहा नियम लग रहा है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें जोड़ने पर वही संख्या है। तो भाई हमने बताया था आपको, जीरो प्रॉपर्टीज़ लॉ ऑफ एडिशन क्या कहता है कि किसी भी संख्या में जीरो को जोड़ो या घटाओ तो वही संख्या आती है। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में जीरो भरवा दीजिएगा, जीरो भर जाएगा। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन देखो आपको वो दिख रहा है यहाँ पर, हमारा एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, जो हमारा फर्स्ट वाला था वही हमारा थर्ड वाला है। तो इसमें आप देखो -24 है, -82 है, यहाँ पे क्या क्या है, -82 और -24 आपको मिल गया। तो यहाँ पे आपको क्या +64 जो नहीं था वो हमने फिल कर दिया यहाँ से उठा के यहाँ पे, ठीक है। सेम चीज़ इसके साथ में है कि आप -110 देखो, आप ये दिख रहा है, -11 दिख रहा है, तो ये जो चीज़ मिसिंग है +91 वो यहाँ पे आ जाएगी +91। तो ये भी हमारा आंसर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, वेरीफाई a माइनस ऑफ -b इज इक्वल टू a+b फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज a एंड b। तो ये भी आसान है, ठीक है, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है आपको। आप डालिए क्वेश्चन 8a और आपने लिखा a माइनस ऑफ -b इज इक्वल टू a+b। सिंपली आपको कुछ नहीं करना, बस वैल्यू पुट करके रखनी है। क्वेश्चन में आपने कहा पुटिंग जो वैल्यू दी थी, क्या दी थी, a बराबर 21, b बराबर 18। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 21 माइनस ऑफ -18 इज इक्वल टू 21 प्लस ऑफ 18। आप इसको सॉल्व करोगे, 21 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 18 इज इक्वल टू 21 + 18। तो आ जाएगा आपका 9 3। आप लिख देंगे हमारा LHS इज इक्वल टू RHS। तो भाई हमारा ये चीज़ वेरीफाई हो गई। सेम चीज़ इसमें रखनी है, वैल्यू 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 वैल्यू, और ये पूरी एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो जाएगी, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे क्या दिया गया, बेसिकली आपको बस ये पूरी एक्सरसाइज जो है ना लॉस को समझाने के लिए दी गई है। और वो हमारे लॉस कौन से थे, कम्यूटेटिव लॉस था हमारा, एक एसोसिएटिव लॉ था और एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था, ठीक है। आप फिर से देख लीजिए, कम्यूटेटिव लॉस क्या कहता है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का, कि a+b इज इक्वल टू b+a, मतलब ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप संख्याओं को आगे पीछे करके जोड़ सकते हो। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहता है a × b बराबर b × a, ठीक है। जो हमारा एसोसिएटिव लॉ वो क्या कह रहा है कि आपको अलग अलग ग्रुप में संख्याओं को रख के जोड़ोगे तब भी आंसर हमारा सेम ही आएगा, a+b + c। चाहे इस तरह से कर लो आप, चाहे a+b + c कर लो आप, आंसर हमेशा सेम आएगा। ऐसी गुणा का होता है, a × b × c कर लो आप, या फिर a × b × c कर लो आप, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है कि जब हम किसी एक संख्या का, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है हमारा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है कि जब हम किसी एक संख्या का, जब हम किसी एक संख्या का गुणा एक पूरे ग्रुप में करते हैं, ठीक है, तो हम आंसर हमेशा वही आएगा। एक संख्या का गुणा हम पूरे ग्रुप में करो तो वही आंसर आएगा जो एक संख्या का गुणा हम अलग अलग
उन्हीं संख्याओं में करें तो आंसर हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद, आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक यू।